असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हेलो मॉम, आप अभी तक आई क्यों नहीं है और कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब मैंने सारी बात आपको बता दी, उसकी कॉल लगते ही वो एक सांस में ही बोल गई थी। कितनी देर से वो अपने कज़न आदिल का नंबर मिलाए ट्राई कर रही थी, इस पर नो रिस्पॉन्स था। हम मॉम को भी 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही कॉल लगी थी। हानिया बहुत परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। हनी, मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम और वो ही करना है तुम्हें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हानिया डियर, जो कुछ तुमने बताया है ना, मुझे इस पर अफसोस है। मैं खुद तुम्हारी दूरी से परेशान हूँ, मगर माई बेबी, ये अटल हकीकत है। एहसान तुम्हारा बाप है और कोर्ट की तरफ से उसे मिलने का हक हासिल है। और शावेज शाह भी तुम्हारा कानूनी शोहर है। अभी वो तुम्हें किडनैप करने के बावजूद वो लोग किसी मुश्किल में नहीं आ सकते कि वो अदालत में परमिशन लेटर दिखाकर बच जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे भी हनी, वो तुम्हारा बाप है, उसकी करोड़ों की जायदाद की तुम इकलौती वारिस हो। तो अगर तुम थोड़ा सा अक्ल से काम लो, थोड़ी सी मोहब्बत का ड्रामा रचा कर सारी जायदाद अपने नाम करवा लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम्हारे नाना और मामों की दी हुई वो प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है जिसके सहारे हम अब तक जिंदगी गुजारते आए हैं। लेकिन अब हम पहले की तरह इंग्लैंड में ऐश नहीं कर सकेंगे। तुम अपना हक क्यों नहीं छोड़ो? उसके लाडले भतीजे के लिए सारी जायदाद नहीं हो सकती। शमैला बेगम जल्दी जल्दी अपनी बात बोलने लगी। माई डॉल, आइंदा जिंदगी में और मुस्तकबिल के बेहतरीन के लिए चंद दिन और यहाँ गुजारा कर लो। एहसान शाह और शावेज को भी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाओ। कम से कम वो तुम पर किसी किस्म का शक नहीं कर सकता। तुम्हारी जुदाई का मुझे भी गम है, तुम्हारी तकलीफ का एहसास भी है, मगर चंद रोज तकलीफ के बाद उम्र भर का ऐश भी तो मिलेगा ही ना। समझ से काम लो, मेरी बातों पर गौर करो और मुझे काल के ज़िर इन तमाम बातों से आगाह करती रहना। वो लालची फितरत से मजबूर खुदगर्जी में अपनी बोली जा रही थी, बिना अपनी बेटी की तकलीफ का सोचे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत से ही मतलब था। वो तो पाकिस्तान में इस मकसद से आई कि हानिया के जरिए एहसान शाह की दौलत हासिल कर लेंगी। वो 20 साल पहले नहीं कर पाई थी। ये जो ये क्या बोल रही हैं माम? ये माम नहीं हो सकती। वो ये सब कैसे बोल सकती हैं? लेकिन माम, मुझे सब क्यों बोल रही हैं? जूं जो उसकी बातें सोच रही थी, पागल हो रही थी। उसे बेहद परेशान थे, कमरे का चक्कर लगा रही थी। काल थी या कोई बम, उसके हवा झंझला के थे। नाकाबिले यकीन बातें वो जो सोच भी नहीं सकती थी। शमैला बेगम तो अपनी कहकर उसकी कोई बात सुने बगैर कॉल काट दी थी और मोबाइल ऑफ कर चुकी थी। नहीं माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतनी लालची हो गई हैं कि आपकी बेटी को इस जहन्नम में धकेल कर जन्नत की आस लगा बैठी हैं। ओ माय गॉड! उसने दुखते सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। एक हजान सा बड़पा था, पूरे जिस्म में अजियत की लहरें उठ रही थी। बार बार सोच रही थी, हर बार बेयकीनी से दिल चीख उठता कि ये माम के ख्यालात नहीं हैं। उसे फौरन कॉल मिलाई, तफसील से अपने अंदेशात और गम्बो फिगर का यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने की ख्वाहिश इज़हार करने के लिए। मगर दूसरी तरफ पावर ऑफ की रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी। तंग आकर उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज सेंड किया था। माम के बारे में इतना तो जानती थी कि वो थोड़ी लालची फितरत की है, लेकिन इनकी लालची फितरत अपनी बेटी की मोहब्बत भूल कर उसका इस्तेमाल करेगी, ये एक शौक था, एक गहरा दुख जिससे जिसने हकीकत से उसे बहुत ही सदमा दिया था। माम के सहारे तो उसने अब तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। अब माम ने जो कुछ कहा था, उसका दिमाग मफलूज हो गया था। शाहवेज के इन दिनों से उसकी खामोशी और उदासी महसूस कर रहा था। पूछता तो जवाब नहीं देती थी। लहजे में ना वो अकड़ थी, ना गुस्सा, नाराजगी, बस एक दुख और उदासी उसकी आंखों में हर वक्त नजर आती थी। वो तो खुद से ही लापरवाह हो चुकी थी। पहले बाप को उसकी कोई परवाह नहीं थी, अब माँ ने भी उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शाहवेज जानता था कि उसकी माँ से जो जो बातें हनिया ने की थी, उन सब का शाहवेज को इल्म था। वो आखिरी काबिल सुन चुका था शमैला बेगम के। वो सब हरगिज खुशगवार नहीं था। उस वक्त उसने हानिया को भी गलत समझा था, मगर फिर उसका मैसेज और जो उसकी हालत थी, वो सब देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि हानिया का इस में कोई कसूर नहीं है। ये सब शमैला बेगम का प्लान था। हानिया अपनी माँ की बातों की वजह से ही अफसुदा और गमगीन परेशान थी। शावेज को दिली अफसोस था हानिया पर कि कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। उसने तो सिर्फ माँ का एक ही रूप देखा था कि जरा से भी परेशान होता या किसी तकलीफ में होता तो बेजान रात भर जाकर गुजारा करती थी। उसकी तकलीफ को खुद से ज्यादा महसूस करती थी। रातों को उस पर दवाई पड़कर भूखा करती थी। और ये वो माँ कैसी थी कि बेटी ने मदद के लिए पुकारा था तो बेटी को दौलत के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे यकदम ही हानिया पर 1.5 प्यार आ गया था। उससे हमदर्दी महसूस हुई। कितनी परेशान और अफसुदा थी वो अपनी कि ये एक ज्यादा याद आई और उसने अहद कर लिया था कि आइंदा से बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। वैसे भी एक हफ्ते बाद एहसान शाह आ रहे थे, उसके सामने तंग करने या शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो रशीदा की बेटी नूरी के साथ कुछ देर के लिए नहर किनारे आई थी, मगर यहाँ भी वो गुमसुम सी उदासी बैठी रहती थी। शाबिज के कहने पर ही रोज नूरी उसे गम की सैर करवाने लाती थी, मगर वो यहाँ एक ही जगह आकर खामोशी से बैठी रहती। अब तो शावेज भी उसको देखकर परेशान होने लगा था। बाबा जान उसे इस तरह देखेंगे तो उन्हें दिल्ली रंज होगा।
جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہی نوری کے ساتھ اسے باہر گھمانے بھیج دیتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ تو کسی خیمے پر جانے کو تیار نہیں ہوگی اور اپنی ماں کے پاس جانے کا بھی بھوت اتر چکا ہوگا۔ ماں کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد اب بھی ہانے کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی جہاں بیٹھے ہوئے نوری باغ سے اس کے لیے سیب امرود بھی پھل لینے گئے تھے، جب اس کے قریب پیروں کے پاس ایک پتھر آ کر گرا۔ ہانے نے چونک کر ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خالی پتھر نہیں تھا، اس میں ایک کاغذ پہ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا مگر پھر تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کر اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ہاتھ مام کا تھا اور یہ لکھائی مام کی ہی تھی۔ ہانے نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں چھپایا اور کھڑی ہوئی۔ دور سے نوری اس کے ہی طرف آ رہی تھی۔ چلو واپس چلیں۔ ہانیہ اچانک ہی بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ مگر بی بی یہ نوری نے پھلوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، مگر ہانیہ نظر انداز کرتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ اسے حویلی پہنچنے کی جلدی تھی کہ کچھ الفاظ وہ پڑھ چکی تھی، اب پورا پڑھنا تھا۔ وہ کسی کے سامنے ممکن نہیں تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے کمرے میں آ کر لاک لگایا اور بیڈ پر بیٹھ کر مٹھی میں بند کاغذ نکال کر پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز یہ سب کاٹ سکتا ہے اور اتنے دن سے اسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور وہ انجان تھی۔ غصے اور ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ونی، میری جو بھی بات تم سے کال پر ہوئی تھی وہ سب ایک جھوٹ اور دھوکہ تھا جو مجھے شاویز شاہ اور احسان شاہ کو دینا تھا۔ تمہارا موبائل ہے کیا جس کا تمام کنٹرول کسی دوسرے شخص کے پاس ہے جو ہمارے بیچ ہونے والی ساری باتوں سے آگاہ ہے؟ یہ سب میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ تم پر ترس کھا کر تمہیں آزادی سے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے تو میں تم سے رابطہ کر سکوں۔ کل اسی جگہ تمہیں ایک موبائل ملے گا جو تم لے کر چھپا دینا، پھر اس پر ہی بات ہوگی ہماری۔ میری پیاری بیٹی، ماں تم سے بہت ہی پیار کرتی ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ تم سے اچھا نہیں کیا مسٹر شاویز عالم شاہ، بہت برا کیا یہ گیم کھیل کر۔ ہانیہ سے مخاطب تھی جو اپنا کام کر کے اب آرام سے انجان بننا بیٹھا تھا۔ اب بس اسے کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ دوسرے دن وہ نوری کے ساتھ اسی نہر والی جگہ پر آئی۔ نوری تم جاؤ اور میرے لیے فریش فروٹ لے کر آؤ۔ جی بی بی ابھی لائی۔ نوری تو بہت خوش تھی کہ آج کوئی تو فرمائش کی اس کی مالکہ نے، جو خاموش چپ چپ اداسی سے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نوری کے جاتے ہی ایک شخص درخت کے پیچھے سے نکلا اور کچھ دور ایک چھوٹے سے پتھر کے قریب ایک اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز رکھ کر واپس درخت کے پیچھے سے غائب ہو گیا۔ ہانیہ ایک سیکنڈ میں اس جگہ پہنچی اور پیکٹ اٹھا کر موبائل نکالا اور اخبار وہیں پر پھینکنے کے بعد موبائل اپنے دوپٹے میں چھپا لیا جو خاص اس کام کے لیے ہی لیا تھا۔ اب اسے حویلی واپس جانے کی جلدی تھی کہ مام سے بات کر سکے۔ ابھی اس نے کمرے میں آنے کے بعد لاک لگایا ہی تھا کہ جب ڈور ناک ہوا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنے کپڑوں کے نیچے موبائل چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رشیدہ تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بی بی جی بڑے شاہ سائیں آ رہے ہیں آپ کو ملنے۔ رشیدہ نے اچانک سے اطلاع دی تو وہ چند لمحوں تک بے حد خاموشی سے اسے تکے گئی، جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ کیا کہا ہے۔ بی بی آپ کے ابو آئے ہیں، آپ کے والد، اس نے دوبارہ بتایا جب ہانیہ ہوش میں آتے ہوئی چیئر پر سر تاسا سجائے ہوئے بے نیازی سے کھڑی رہی۔ اسی وقت کمرے میں احسان شاہ داخل ہوتے ہوئے ان کے پیچھے ہی شاویز بھی تھا۔ میری گڑیا، میری جان، کیسی ہو تم؟ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہوں، بے حد سرد انداز میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی اور ان سے چند قدم دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ناراضگی اور بے گنگی کو احسان شاہ نے دل میں محسوس کیا۔ سوری بیٹا جان، میں آپ کی ناراضگی جانتا ہوں، مگر یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ کی مرضی کے خلاف یہاں زبردستی رکھنے پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں بے حد عاجزی تھی کہ نظروں کے سامنے ان کی جان، ان کی لاڈلی بیٹی تھی جس کے لیے وہ برسوں تڑپے تھے، جس کی ایک جھلک کے لیے انہوں نے کتنا انتظار کیا تھا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو اب بھی تہی دامن تھے، خالی ہاتھ۔ بیٹی تو آج بھی ان سے اتنی دوری پر تھی کہ وہ اسے جی بھر کر پیار بھی نہیں کاٹ سکتے تھے۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، مجھے نہیں رہنا اس قید خانے میں، میں نہیں مانتی کسی کو بھی اپنا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے اور میں اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کو اب میری یاد اتنے برسوں بعد کیسے آ گئی؟ صرف اور صرف ماں سے بدلہ لینے کے لیے نا؟ اس کے ہر انداز میں بے اعتبار جھلک رہی تھی۔ وہ اتنی بدگمان تھی کہ کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہ تھی، پتھر بنی ہوئی تھی۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو کہ 20 سال تک آپ کے لیے بیٹا جانی، میں نے رات کے پچھلے پیر اٹھ کر خدا سے دعا مانگی ہے کہ آپ مجھے ایک بار پیار سے بابا کہہ کر بلائیں، میرے ساتھ، میرے قریب رہے، مگر شاید قبولیت کو وہ لمحہ ابھی میرے نصیب نہیں ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ محبت سے زیادہ نفرت کی طاقت میں اثر ہو تو ان کے رشتے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے چند پل رکے۔ بیٹی کے ایک بار پھر سے دور جانے کے خیال سے ان کا دل ڈوبنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اپنی بات تک اب پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ شاویز، انہیں عزت احترام کے ساتھ آن کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤ، انہوں نے مڑ کر شاویز سے کہا تھا، مگر جو وہ کب سے خاموش کھڑا تھا حیرت زدہ سا انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بابا؟ میں ابھی، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز شاہو، یہ میرا حکم ہے، یہ زور زبردستی کے معاملے نہیں۔ بیٹا، بعض اوقات قسمت میں وہ محبتیں ہوتی ہی نہیں ہیں جن کے لیے ہم عمر بھر ترستے اور تڑپتے ہیں۔ کتنا
यास बड़ा उदास लहजा था। बेहद थके हुए नडाल एहसान शाह को देखकर शावेज का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा। उनके चेहरे पर सदियों की मुसाफत और मंडल के करीब पहुंचकर भी नामुराद रहने के तासात इतने वादे थे कि हानिया को भी अपना दिल पिघता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल बाप के लिए तड़पने लगा। वो उसके सके बाप थे जिनकी तुम खुद को समझते क्या हो जो अपने ही बाग को ठुकराओगे। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं अन्य को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते उसके मुंह पर दौड़ते हुए उसकी गिरफ्त बहुत ही सख्त हुई। अन्य को अपने बाजू की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। तुम कौन होते हो मेरे साथ यूं जबरदस्ती करने वाले? मैं जाऊंगी यहाँ से। वो जो अभी अपने फैसले पर घोर कर रही थी, क्या अपने बाप को एक मौका देना चाहिए? क्या पता वो अब पहले जैसे ना रहे हो जो माम ने बताया था। मगर शावेज की इस जबरदस्ती और वैसी अंदाज को देखकर वो भी जिद में आती हुई उस पर चीख उठे। अब दोनों आमने सामने थे एक ही अंदाज में। शावेज ये नहीं जानता था कि क्या अपने गुस्से में वो हर काम हराब करता जा रहा था। अगर थोड़ा गौर करता तो हानिया की भी हालत देख लेता। इसकी आंखों में बाप की मोहब्बत की हसरतें थे, रोने से सुरख भी हो चुके थे। तुम एक बेहिस खुदगर्द और पत्थर दिल लड़की हो, दिल तो करता है कि टुकड़े टुकड़े काटूं तुम्हारे। शावेज ने खुद से उसके बाल को पकड़ते हुए उसका सर ऊंचा करते हुए उसके मुंह पर घुराया था। हानिया को लगा कि उसके बाल उखड़ जाएंगे। दर्द से उसके आंसू छलक पड़े थे। मार दो तो मुझे, किसने रोका है? किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। माम डैड ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। माँ बाप के झगड़ों में नुकसान औलाद का ही होता है। मैं तो बस एक खिलौना हूँ सबके लिए। किस बाप की बात करते हो तुम जिसने 20 साल तक ये नहीं पूछा कि बेटी जिंदा भी है या नहीं, उसे बाप की मोहब्बत की जरूरत भी है कि नहीं? बचपन से मैं इनकी मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ। हसरत से अपने फ्रेंड्स को देखती, जब अपने डैड के साथ आती लाड करती। तब डैड कहाँ थे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अब जब मुझे अकेले डैड के बगैर जिंदगी गुजारने की आदत हो चुकी है, तो तुम लोग मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस आए हो और चाहती हो कि तुम्हारी मर्जी से सांस लूं, तुम्हारे हुक्म पर जिंदगी गुजारूं। हानिया भी अब गुस्से से बेकाबू होते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। सूरज आंसू से भरी हुई घड़े कांच आंखें, कामते अंगारे उगलते हुए सूरज याकूती होंठ, चिल्लाने से घटना की उभरती हुई नीली रंगे वो कोई बेबस याद की कैद में फुरफुराती हुई कोई पंछी लग रही थी। शावेज की गिरफ्त एकदम से उसकी बात सुनकर ढीली होकर खत्म हुई थी। अब उसे हानिया की तकलीफ का अंदाजा हो रहा था कि वो क्यों सब नफरत करती है। कितनी हसरतें थी उसकी जिंदगी में। अभी अपने रवैये की तलाफी करता जब वो उसे खुद से दूर धकेलते हुए बाथरूम में जाकर बंद हुई। वो अभी उसकी तरफ लपका था। हनी, हानिया। शावेज ने दरवाजा बजाया मगर कोई जवाब नहीं आया था। अब क्या कर सकता था सिवाय अफसोस के। अब तो वो और ज्यादा उसकी नजरों में बुरा बन गया होगा। शाम से रात हो गई। ना ही हानिया अपने कमरे से बाहर निकली थी, ना ही एहसान शाह और ना ही शावेज। ये सब देखते हुए बीर बहुत सोचने के बाद फैसला करने पर मजबूर हुआ था कि हानिया उसकी मां के पास भेज दिया जाए और कुछ टाइम तक इंतजार करना चाहिए हानिया पर इस्माइला बेगम की असलियत खुलने का, कि वो आराम से तो कभी नहीं बैठने वाले जब हानिया बिना जिदात के उनके पास जाएगी। रशीदा, हानिया बीबी को खाना खिला दो और बता दो कि तैयार हो जाए, मैं कल सुबह उनकी माँ के पास छोड़ आऊंगा। अपने बालों में हाथ फेरता हुआ कमरे से बाहर आया और रशीदा को बोलकर हानिया को इतला देने का कहा। जी साईं। उसने रशीदा के कहने पर खाना खा लिया था, कहकर अब तो वो जो चाहती थी वही होने जा रहा था, तो जिद किस बात की करती। मगर दिल न जाने क्यों बेचैन था। अपनी आज़ादी की कोई खुशी महसूस नहीं कर पाई थी। हैरान तो वह शावेज के मान जाने पर भी थी कि कैसे वो अपने मनकूहा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सोच सोच कर उसका दिमाग थकने लगा था। अब वो माम को कॉल मिलाकर अपने आने की इतला देना चाहती थी। हेलो माम, मैं घर आ रही हूँ। उनकी कही भी बात पर हनी क्यों कैसे शमाला बेगम तो भुला गई थी। उसका यूं बिन बनाए प्लान चौपट होने वाला था। क्या मतलब है माम, क्या आप मेरे आने से खुश नहीं है जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं? दूसरी तरफ हानिया हैरान होते हुए नाराजगी से बोली, नो माय बेबी, माम तो खुद तुम्हारे बगैर उदास है। मेरा मतलब था कि इन लोगों ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। ये बेडेरू जिगरदार तो औरतों को अपनी मलकियत समझते हैं। अपना मतलब पूरा हुए बगैर तो वो कहीं नहीं जाने देते। उन्होंने फोन पंतरा बदला था। नो माम, डैड ने कहा है कि मुझे जाने का, और ये बात उनके भतीजे को भी मानना पड़ी। उसने लापरवाही से कहा, हनी बेटा, वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो चाहते यही हैं कि आपकी सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। जिस तरह उन्होंने मुझे कुछ साल पहले रास्ते से हटाया था, आज तुम्हारे साथ भी यही करना चाहते हैं। और एहसान और उसका भतीजा भी अब मेरी कॉल पर प्रॉपर्टी का सुनकर तुम्हें बेचने को तैयार हो गए। मेरी मासूम बेटी, सोचो उसे पहले क्यों नहीं आया एहसान शाह तुमसे मिलने, और ना ही उसका वो भतीजा माना था तुम्हें मेरे पास वापस भेजने के लिए। बट मॉम, मुझे सबसे क्या, मुझे तो आज़ादी चाहिए जो मुझे मिल रही है। हनी, ये लोग तुम्हें अपने घर से आज़ाद कर देंगे, इस रिश्ते से नहीं जिसकी बेटियां इन लोगों ने तुम्हारे पैरों में डाली हुई हैं। अगर तुम पूरी तरह से आज़ादी चाहती हो उनसे, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती हूँ, वरना ये लोग तुम्हारा हक भी नहीं देंगे और ना ही खुद की गुलामी से आज़ादी। वो इतने साल की महरूमी और उसके बाद अब जो इतने दिन तुम पर ये जुल्म हुआ है, तुम भूल जाओगी सब? ऐसे ही जाने दोगी इन लोगों को? उनकी बातें सुनकर हानिया सोच में पड़ गई थी। क्या तो ठीक रही थी माम, ये आज़ादी तो अर्जी होगी।
शावेज कभी भी मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए हानिया को माम की बात मानने का फैसला करते हुए अपना हक भी लेना और तलाक भी। इस तरह डैड को भी जान जाएगी कि वो सही है या गलत। ठीक है माम, जैसा आप कहती हैं मैं वही करूंगी। ये हुई ना बात, माई ब्रेव चाइल्ड। अब तुम फोन रखो, बाद में बात करूंगी। अभी बस तुम अपने जाने का इनकार करने के बाद एहसान शाह और शावेज को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगी, और जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी करती जाना, फिर देखना क्या करती हूँ मैं उनके साथ। ओके बाय माम। शर्मिला बेगम की सांस में सांस आई थी जब हानिया दोबारा से उनके काबू में आई। वो तो कब से इस जिद्दात का ख्वाब देख रही थी। हानिया के दिल में पूरे 20 साल एहसान शाह और उसके खानदान के खिलाफ जहर बढ़ा। एहसान शाह के पैसे पर ऐश करने के बाद भी जाहिर यही किया कि उसका सारा खर्चा उसके नाना और मामू उठा रहे हैं। और अब जब सब कुछ हासिल करने का टाइम आया था, उस शावेज ने सारा खेल ही खराब करना चाहता, मगर वो जानता नहीं था मैं शर्मिला हूँ। अब देखना एहसान शाह, मैं तुम्हारी बेटी के हाथ तुम्हारा और तुम्हारे इस लाडले भतीजे को कैसे सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगे।